Hello everyone, this is your second period of your social studies for class 8th। आपकी सेकंड पीरियड एसएसटी की है ये। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ा दिया था। उस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन द इंट्रोडक्शन ये डिस्कस हो चुका है। अभी सेकंड हेडिंग जो है द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द 18th सेंचुरी, ये मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। The Mughal Empire had started to decline because of weak successors। मुगल अम्पायर जो था अपने कमज़ोर सक्सेसर्स की वजह से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। वीक मीन्स व्हाट? कमज़ोर। सक्सेसर मीन्स व्हाट? उत्तराधिकारी। मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे ही किसी एक आदमी की पोजीशन कोई दूसरा कोई होल्ड करता है वो सक्सेसर कहलाता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सक्सेसर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया था कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी का ओनर कौन बनेगा, मेरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तो वो बनेंगे सक्सेसर हमारे। क्लियर है? On the decline of the authority of Mughal empires and being benefited by their weakness, different states emerged as independent in various parts of India। जैसे जैसे मुग़ल अम्पायर की अथॉरिटी डिक्लाइन होने लगी, उसका पतन होने लगा, मुग़ल अम्पायर का पतन होने लगा, उसका फ़ायदा उठा करके, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे स्टेट्स इमर्ज हुए एज इंडिपेंडेंट, अपने आप को आज़ाद किए। मैंने इसका एग्जांपल भी प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में किस तरह से अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स इंडिपेंडेंट होने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वर डेक्कन, बंगाल एंड अवध। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे वो 3 स्टेट्स थे। वो द डेक्कन था, बंगाल था एंड अवध। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेक्कन से। इन द डेक्कन, जिसको दक्कन बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं, चीन कुलीस खान, बेटर नोन एज द निज़ाम उल मुल्क, फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। बच्चों, you should know first the dates have great importance in your history, so just keep all the things, all the dates in your mind। अपने दिमाग में खूब अच्छे से याद कर लीजिए कि 1724 में चीन कुलीज खान, जिसको निज़ाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था, उन्होंने हैदराबाद को की स्थापना की। क्लियर है? मुर्शीद कुली खान, फर्स्ट अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल, became Bengal's permanent सूबेदार इन 1717। मुर्शीद अली खान जो थे, जो बंगाल के फर्स्ट दीवान अपॉइंटेड थे, वो बाद में चल कर के बंगाल के परमानेंट सूबेदार बन जाते हैं इन 1717। अली वर्दी खान आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाने में अली वर्दी खान ने भी हेल्प की थी। शहादत खान, जिनको सद्दात खान बोला जाएगा यहाँ पे, एन इमिग्रेंट फ्रॉम खुरासान, फाउंडेड द किंगडम ऑफ अवध। और अवध की स्थापना किसने की? तो सादत खान ने। 3 नेम्स हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर। 3 नाम मैंने आपको बताएं। सबसे पहले डेक्कन। डेक्कन का फाउंडर कौन था? चीन कुलीस खान, जिसको क्या बोला जाता था? निज़ाम उल मुल्क। इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी डेक्कन में, दक्षिण भारत में, 1724 में। सेकंड कौन? सेकंड बंगाल। बंगाल के फाउंडर कौन कौन थे? मुर्शीद कुली खान। ये फाउंडर थे, इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट कराए थे मुग़ल अम्पायर से। मुर्शीद कुली खान फर्स्ट अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल, बिकेम बंगाल्स परमानेंट सूबेदार इन 1717। इट मीन्स 1717 में बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। Ali Vardi Khan also helped in making Bengal almost independent।
बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाने में एक और पर्सन थे, उन्होंने हेल्प की थी, उनका नाम था अली वर्दी खां। एंड नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, अवध। अवध के जो फाउंडर थे, जो अवध को जो आज़ाद कराए थे, फ्री कराए थे, इंडिपेंडेंट बनाए थे मुग़ल अम्पायर से, उनका नाम था सादात खान, जो एक इमिग्रेंट थे, एक प्रवासी थे खुरासान से आए हुए, और उन्होंने अवध की स्थापना की, अवध राज्य की स्थापना की। किंगडम मीन्स यहाँ पे क्या, राज्य। इन साउथ, मैसूर was next to Hyderabad, which emerged as the most important power and made much progress under Hyder Ali and his son टीपू सुल्तान। साउथ में हैदराबाद के बाद, नेक्स्ट टू हैदराबाद मीन्स हैदराबाद के बाद एक और स्टेट जो इंडिपेंडेंट हुआ, उसका नाम मैसूर था। वो इमर्ज हुआ, प्रकट हुआ किसकी तरह, एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, एंड मेड मच प्रोग्रेस, और इस स्टेट ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की अंडर हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य की स्थापना हुई, और उसने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। कि इसकी स्थापना आपके हैदराबाद के बाद होती है, क्लियर है, इट मीन्स 1724 के बाद होती है। नेक्स्ट, द मराठास वर मोस्ट formidable of the Hindus' power, who, under their Peshwas, made a bid of supremacy on the dismemberment of Mughal Empire. मराठास जो सबसे ज़्यादा फॉर्मिडेबल थे, फॉर्मिडेबल मीन्स क्या होता है, जिससे डर लगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, फॉर्मिडेबल मीन्स क्या होता है, जिससे डर लगे, सबसे ज़्यादा भयंकर थे, सबसे ज़्यादा खतरनाक थे हिंदू पावर में, जो अपने पेशवास के अंडर में, जो अपने पेशवास के कंट्रोल में सुपरमेसी को चैलेंज करते थे। किसकी सुपरमेसी को चैलेंज करते थे, मुग़ल अम्पायर की। मुग़ल अम्पायर की सुपरमेसी को चैलेंज करने वाले कौन थे, पेशवास थे। आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच क्लियर। और इन्होंने क्या किया था, डिसमेंबरमेंट किया था ऑफ मुग़ल अम्पायर, मतलब मुग़ल अम्पायर का बहिष्कार किया था। डिसमेंबरमेंट मीन्स होता है बहिष्कार करना। द यूरोपियन ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर। इसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। ये भी अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, और वो भी फाइट विथ ईच अदर, एक दूसरे से यूरोपियन पावर्स भी फाइट करने लगी। वो भी अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए, अपना सत्ता स्थापित करने के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगी, लड़ाई लड़ने लगी। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश देयर अम्पायर इन इंडिया, इंडिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए यूरोपियंस भी आपस में फाइट करने लगे थे। अ स्ट्रगल स्टार्टेड एमंग द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज जिसको हिंदी में हम लोग पुर्तगाली बोल सकते हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले होते हैं। पोर्टुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। इससे बच्चों हम समझ सकते हैं कि इंडिया में 4 कंपनीज एंटर की थी। वो 4 कंपनीज कौन थी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। विद शॉर्ट इंटरवल्स, थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद, थोड़े थोड़े समय के गैप के बाद, द 3 कर्नाटिक वॉर्स वर फॉट, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए फ्रॉम 1744 टू 1763। बच्चों मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नोट करें। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो 1744 से स्टार्ट होकर के 1788 तक चलता है, ठीक है। 1744 से स्टार्ट होकर के कब तक चलता है, 1788 तक। सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो होता है वो 1749 से स्टार्ट होता है और 1754 तक चलता है। एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1756 में, 1756 में स्टार्ट होता है और एंड होता है उसका 1763 में। ये पेरिस में एक ट्रेटी होती है, एक समझौता होता है, और उस समझौते के अंतर्गत ये डिसाइड कर दिया जाता है कि फ्रेंच और ब्रिटिश अब आपस में वॉर नहीं करेंगे इंडिया में। उनके समझौते के अनुसार
साउथ अमेरिका में एक पोर्शन फ्रांस को दे दिया जाता है और उसके बदले में मद्रास का सारा कंट्रोल दे दिया जाता है ब्रिटेन को। इज इट ओके? क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार फिर से बताता हूँ। यूरोपियंस आल्सो स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश देयर अम्पायर इन इंडिया। यूरोपियंस भी अपने पावर को स्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में फाइट करने लगे। अ स्ट्रगल स्टार्टेड अमंग द पोर्टुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है पोर्टुगीज के, डच के और फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच में। विद अ शॉर्ट इंटरवल, कुछ कुछ समय के अंतराल में ही, कुछ कुछ वर्षों के गैप के अंदर ही, द 3 कर्नाटिक वॉर्स वर फॉट। 3 कर्नाटिक युद्ध लड़े जाते हैं फ्रॉम 1744 टू 1763 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। ये तीनों कर्नाटिक वॉर कौन लड़ता है? ब्रिटिश और फ्रेंच। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने वॉर टर्म का यूज़ किया, जैसे मैंने युद्ध शब्द का प्रयोग किया, यू ऑल आर थिंकिंग दैट इस वॉर में कोई ना कोई जीता होगा और कोई ना कोई हारा होगा, लेकिन ये कोई भी वॉर जो था अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। हर एक बार वॉर होता था और एक समझौते के साथ खत्म होता था, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को ये कंट्रोल कर रहे थे, तो इनका समझौता, इनकी संधियां जो होती थी, इनकी जो ट्रेटीज होती थी, वो वर्ल्ड लेवल पे होती थी, ना कि इंडिया लेवल पे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। और आपका नेक्स्ट पेज जो है वो आगे बताता है, अल्टीमेटली द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वीकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, द ब्रिटिश वर एबल टू कंक्योर इंडिया। अल्टीमेटली परिणाम स्वरूप क्या हुआ? टेकिंग द एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वीकनेस, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए। एडवांटेज मीन्स क्या होता है? फायदा। टेकिंग मीन्स लेना। फायदा लेते हुए, फायदा उठाते हुए भारतीय समाज की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने, द ब्रिटिश वर एबल टू कंक्योर इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को कंक्योर कर लिए। कंक्योर करना मीन्स होता है कब्जा करना, ठीक है, कंट्रोल करना। इंडिया को कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश लोगों ने। सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बच्चों जैसे मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था उस टाइम में। 1744 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुआ था। 1749 में सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ था। 1756 से 1763 तक थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था। तो ये सारे नॉलेज कहाँ से इस बुक में आए, कहाँ से पता चलता है? उसके सोर्स क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं, जिससे हमें पता चले कि इस समय ऐसा ही हुआ था। उसका कोई प्रूफ है? तो उसके कुछ प्रूफ्स होते हैं, उसके कुछ स्रोत होते हैं। उन स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उन सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव इनफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन relating to the development taking place in the modern period of the Indian history. The main among them are as follow. बच्चों मैं आपको ये पैराग्राफ की मीनिंग बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंशियंट हिस्ट्री की हमारे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ही कम हैं। मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज एंशियंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज जो हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। तीनों हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तब तक हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, लोग पढ़ना लिखना जान गए थे, लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस समझ चुके थे, चीज़ों को प्रिजर्व करना, इवेंट्स को लिख कर रखना, उनको सुरक्षित रखना, ये सभी लोग सीख चुके थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया यूरोपियंस ने। यूरोपियंस ने हिस्ट्री लिखने की हैबिट पूरे वर्ल्ड को दिलाई। We have enough sources of information relating to the development taking place in the modern period of the Indian history. इंडियन हिस्ट्री की मॉडर्न पीरियड में जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, टेकिंग प्लेस, डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस मीन्स व्हाट, जो घटनाएं घटित हो रही थी, उन घटनाओं से रिलेटिंग, उन घटनाओं से संबंधित इंफॉर्मेशन के हमारे पास इनफ सोर्सेज हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्रोत हैं।
एक बार फिर से, इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं से संबंधित इंफॉर्मेशन के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्रोत हैं। द मेन एमंग देम, उन स्रोतों में जो मेन हैं, उन सोर्सेज में जो मेन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन सोर्सेज में से देम आर एज फॉलो, वो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहला सोर्स है प्रिंटेड बुक्स। The invention of printing press during this period led to availability of books both in Indian and foreign languages. इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का जैसे आविष्कार हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ बुक लेट हुई, इसकी वजह से किताबों की उपलब्धता आई, किताबें हमारे पास अवेलेबल होने लगी, बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में भी और विदेशी भाषाओं में भी। भारतीय भाषाओं का नाम जैसे मैं ले रहा हूँ, आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड आ रहा होगा हिंदी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो पीरियड था आफ्टर मुगल अम्पायर। मुगल अम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय इंडिया में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट किया जाता था। तो उर्दू, हिंदी और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में हमारे पास इंडियन बुक्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी। डच लैंग्वेज में अवेलेबल है, फ्रेंच में है, पोर्टुगीज में है, इंग्लिश में है, और अदर ट्रैवलर्स जो आते थे डिफरेंट कंट्री से, उनके भी रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं। थ्रू दीज बुक्स, इन बुक्स की हेल्प से वी थ्रो लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इन किताबों की हेल्प से हम प्रकाश डालते हैं, वी थ्रो लाइट, हम प्रकाश डालते हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, अलग अलग मामलों के ऊपर ऑफ लाइफ, जीवन का जो हर एक पहलू है, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, जीवन का जो हर एक पहलू है, उन विभिन्न पहलुओं के ऊपर इन किताबों के हेल्प से हम प्रकाश डालते हैं इन द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत के जीवन के हर एक पहलू के ऊपर इन किताबों में प्रकाश डाला गया है, बताया गया है, समझाया गया है। दीज बुक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रोग्रेस विच द मेन हैव मेड इन द डिफरेंट फील्ड्स। ये किताबें हम रिप्रेजेंट करती हैं उस प्रोग्रेस को, उस तरक्की के बारे में भी बताती हैं जो इंसान ने की थी अलग अलग फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में, सच एज आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंसान ने, मानव ने उस समय में, मॉडर्न इंडिया के पीरियड में जो भी डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेस की थी, आर्ट में, कलाकृतियों में, संगीत में, साहित्य में, साइंस में और टेक्नोलॉजी में एंड सो ऑन, और बाकी अन्य बहुत सारी चीज़ों में जो भी प्रोग्रेस की थी, उन सब सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमको इन बुक्स में, इन फॉरेन बुक्स में एज वेल एज इंडियन लैंग्वेज की बुक में हमको मिलता है। रीडिंग ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स को पढ़ने से इनकरेजेस अस, ये किताबें हमें इनकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं टू कंपेयर आवर सेल्फ विद द पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, कि हम अलग अलग युगों से, एजेस मीन्स उम्र नहीं, एजेस मीन्स युग, अलग अलग युग, अलग अलग समय के लोगों से अपने आप को हम कंपेयर कर सकें। एंड इंस्पायर्स अस, और ये किताबें हमें प्रेरित भी करती हैं फॉर अचीविंग मोर एंड मोर, ताकि हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक हम अचीव कर सकें बाई मार्चिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए। ये किताबें हमें इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। इन बुक्स में बच्चों एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक छोटा सा कंट्री ब्रिटेन, जिसके पास अपनी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उस कंट्री ने कैसे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, फ्रांस एक छोटा सा कंट्री, उसने अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ ही साथ, आप लोग 9th में पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंच सोसाइटी में कितने ढेर सारे डिविजन्स थे, सिर्फ इंडिया में डिवीजन नहीं थे, पूरे फ्रेंच सोसाइटी में बहुत बड़ा डिवीजन था, 9th में आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के ऊपर उन लोगों ने कैप्चर भी किया, पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा किया, और उनके सोर्सेज से, उनके रिसोर्सेज का हेल्प करके अपने कंट्री को प्रॉस्परस किया। तो कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर करती है वो हिस्ट्री, जिससे हम कभी थके नहीं और कभी हार नहीं माने। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स,
पहला सोर्स क्या था बच्चों? प्रिंटेड बुक्स। और सेकंड सोर्स क्या है हमको मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। बीइंग अ वास्ट कंट्री, एक बड़ा देश होने के साथ ही साथ, इंडिया हैज़ बीन रूल्ड ओवर बाय डिफरेंट पावर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, उस बड़ा देश होने के कारण इंडिया अलग अलग समय पे डिफरेंट पावर्स के द्वारा शासन किया गया इन कंट्री के अलग अलग पार्ट पे। इट मीन्स डिफरेंट टाइम, डिफरेंट कंट्रीज, रूलर्स एंड डिफरेंट पार्ट्स, दे रूल्ड रेगुलरली ऑन इंडिया। वेदर नेटिव्स, चाहे यहाँ के खुद के निवासी हों, नेटिव्स मीन्स क्या कह सकते हैं? मूल निवासी। सपोज कीजिए कि अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, अगर मैं अमेरिका में जाके शिफ्ट हो जाऊँगा तो मैं कहाँ का नेटिव कहलाऊँगा? इंडिया का, ना कि अमेरिका का। नेटिव मीन्स होता है मूल निवासी। वेदर नेटिव्स आर फॉरेन रूलर्स बोथ एक्सचेंज्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या यहाँ के निवासी मूल निवासी हों रूलर या फिर फॉरेन रूलर्स हों, वो लोग आपस में डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज करते थे। जो उनके पास रिकॉर्ड्स होते थे उसको एक दूसरे को प्रदान करते थे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, ढेर सारे, लॉट्स मीन्स ढेर सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसको प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है इन द आर्कीव्स, संग्रहालयों में। आर्कीव्स, आर्कीव्स मीन्स होता है संग्रहालय, जहाँ पे चीज़ों को सुरक्षित रखी जाए। बिकॉज ऑफ प्रिजर्विंग वेल, क्योंकि इनको अच्छे से रखा गया है, दीज रिटन डॉक्यूमेंट्स आर नाउ ईजिली अवेलेबल टू अस, ये आज हमारे पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। एंड प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन और एविडेंस, और हमें क्या कर रहे हैं? सूचनाएं प्रदान करती हैं और साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबूत, जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सबूत एक उर्दू वर्ड है और साक्ष्य जो है एक हिंदी वर्ड है। तो ये हमें सबूत प्रस्तुत करते हैं ये रिकॉर्ड्स, हाउ डिफरेंट पावर्स इन इंडिया डेल्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से लोगों ने डील कैसे किया, एक दूसरे से लोगों ने डील कैसे किया, एंड हाउ अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम वर ओवर पावर्ड वन बाई वन, और अल्टीमेटली अंततोगत्वा वो सारी पावर्स एक दूसरे को ओवर पावर कैसे करती गई, एक दूसरे को कैसे पराजित करती गई, वन बाई वन बाय द ब्रिटिश, एक के बाद वो एक कैसे वो ब्रिटिशर से पराजित होते चले गए, इसके बारे में भी उन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी क्लियरली बताया गया है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने 2 पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए थे। ये 3 पॉइंट्स फर्दर के आपको सिर्फ रीड करने हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँगा। होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आप अपने सारे पेरेंट्स को, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। ओके, कीप सेफ एंड कीप हेल्दी। बाय बाय, थैंक यू।